हेलो साथियों, वेलकम टू निन क्लासेज। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 8 दिसंबर का आफ्टरनून वाले शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। अब तक आपको 19 सेट प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये 20वां सेट है। टोटल 38 सेट हैं। जल्दी ही आपको बाकी सेट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाती है, और जो एसएससी का वर्तमान ट्रेंड है वो उसके क्वेश्चन का पूछने का तरीका या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से पूछता है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से एनालिसिस करके जाएं। हम आपकी सुविधा के लिए न सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल में सॉल्व करवाते हैं, बल्कि उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आपकी अगर थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो आप प्रैक्टिस इन प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हो। इन प्रीवियस ईयर पेपर्स की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और आपको अगर कोई इंक्वायरी हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उन्नयन क्लासेज नाम से ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, और वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की पोस्ट भी अपलोड की जाती है। जैसे अब एशियंस गेम चल रहे हैं तो डेली आपको जो भी पदक जीतता है या फिर कोई भी करंट का इश्यू हो वो तुरंत उसके बारे में पोस्ट डाली जाती है, जिससे आपके करंट अफेयर्स अच्छे से मजबूत हो सकेगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंद्रगुप्त प्रथम। महाराज धीराज अर्थात महाराजाओं के ऊपर भी जिनका राज हो उनको बोला जाता है महाराज धीराज। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिनका शासनकाल था 320 ईस्वी से 335 ईस्वी के बीच राज किया, वह घटोत्कच का पुत्र और श्रीगुप्त का पोता था, जो गुप्त वंश के पहले ज्ञात शासक थे। तो गुप्त वंश के पहले ज्ञात शासक कौन थे? श्रीगुप्त थे, और श्रीगुप्त का पोता था, अर्थात श्रीगुप्त का जो बेटा था वो तो घटोत्कच था, और घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन में एक महान राजनीतिक महत्व की घटना हुई, जिसने इनकी स्थिति को महाराज धीराज की स्थिति तक बढ़ा दिया। वह घटना है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह। लिच्छवी वंश एक ऐसा साम्राज्य था जो नेपाल में 400 से 750 ईस्वी तक स्थापित था। लिच्छवी गणतंत्रात्मक व्यवस्था को छोड़ राजतंत्रात्मक व्यवस्था को ग्रहण कर लिया था, तथा कुमार देवी अपने पिता की इकलौती संतान होने के कारण उत्तराधिकारिणी बन गई थी। यही कारण था कि इनसे विवाह करने के पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी राज्य प्राप्त हो गया था। इस विवाह के उपरांत गुप्त वंश प्रसिद्ध हो गया, और इनके पुत्र समुद्रगुप्त ने माता कुमार देवी और पिता चंद्रगुप्त प्रथम की स्मृति में सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर इन दोनों की छवि बनी हुई है। गुप्त काल के सिक्के और अभिलेखों से यह संकेत मिलता है कि कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की संप्रदाय से जुड़ी हुई है। मतलब कुमार देवी है, उनसे विवाह करने के बाद ही चंद्रगुप्त प्रथम महाराज धीराज कहलाए, क्योंकि लिच्छवी वंश बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने के बाद लिच्छवी का जो राजवंश था वो चंद्रगुप्त प्रथम को प्राप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में, वो है पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल। और हम बाकी के बारे में जान लेते हैं कि किस किस का उत्पादन किस किस राज्य में सर्वाधिक होता है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा बिहार, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, आंध्र प्रदेश में जूट का उत्पादन किया जाता है, अर्थात उत्तरी पूर्वी भाग में। अकेले पश्चिम बंगाल में कच्चे जूट उत्पादन में 50% से अधिक की भागीदारी है। दुनिया के अग्रणी जूट उत्पादन देश में भारत प्रथम नंबर पे है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, तीसरे पे चीन और चौथे पे थाईलैंड। तो राज्य में तो सबसे ज्यादा भारत में कौन है? पश्चिम बंगाल। और दुनिया में सबसे अग्रणी जूट उत्पादन देश में भी भारत नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है। अब हम कुछ चावल, बाजरा, गेहूं, मूंगफली, दाल, चाय का देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछती है। जूट का पूछ लेती है, कभी चावल का पूछ लेती है, कभी बाजरा का पूछ लेती है कि इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में। तो हम देख लेते हैं, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल, और जूट का भी है पश्चिम बंगाल। बाजरा और सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक, और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम, दाल का कर्नाटक, मूंगफली का गुजरात,
गेहूं का यूपी उत्तर प्रदेश, बाजरा और सरसों का राजस्थान, चावल का पश्चिम बंगाल और जूट का भी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3, डैश सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो कौन सा गेम खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है वो सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन और विंबलडन एक और यूएस ओपन, ये 4 तरह के टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। तो चारों देख लेते हैं किस किस पे खेले जाते हैं। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ओपन। यह एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में जनवरी के आखिरी पखवाड़े में किया जाता है। मौजूदा 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन तो हार्ड कोर्ट का उपयोग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन। इसके अलावा फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? मिट्टी पर। और जो विंबलडन है, विंबलडन एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो हमेशा एक ही सतह घास पर खेला जाता है। तो घास पे कौन सा खेला जाता है? विंबलडन खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन है वो मिट्टी पर खेला जाता है। और यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो फर्स्ट नंबर पर गुजरते हैं गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड से ऐसे होकर निकल जाती है मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की ओर, लेकिन हरियाणा से नहीं जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा। कर्क रेखा जिसे उत्तरी रेखा के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के उत्तरतम अक्षांश रेखा है जहां सूर्य सीधी सर के ऊपर हो सकता है, तथा मकर रेखा पृथ्वी के सबसे दक्षिणतम अक्षांश है। कर्क रेखा भारत के अलावा 14 अन्य देशों से होकर भी गुजरती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो भारत के साथ अन्य 14 अर्थात टोटल 15 देशों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत इसकी सर्वाधिक लंबाई, जो भारत में इसकी सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में? वो है मध्य प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? तो इसका उद्घाटन कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1987। इसकी स्थापना 1987 में मुंबई महाराष्ट्र में की गई। यह भारत में एक उन्नत अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है। संस्थान के मिशन बहुविषयक दृष्टिकोण से विकासात्मक मुद्दों पर अनुसंधान करना है। इसमें अर्थशास्त्र, ऊर्जा और पर्यावरण नीति शामिल है। इस संस्था के पास एशिया के सबसे बड़े सामाजिक विज्ञान पुस्तकालयों में से एक है तथा यह संस्थान पीएचडी प्रदान करता है। तो इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के जो उद्घाटन कब हुआ था? 1987 में। कहा? महाराष्ट्र, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? तो वह है शारदा सिन्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छठ पर्व या छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व मैथिली, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। तो छठ पर्व कौन कौन से राज्य में मनाया जाता है? मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश कौन सा है? उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत के आधे से अधिक बॉक्साइट भंडार उड़ीसा में पाए जाते हैं। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग एल्युमिनियम के उत्पादन में किया जाता है। उड़ीसा में कालाहांडी बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट जमा विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन से बनते हैं जिनमें एल्युमिनियम सिलिकेट होते हैं। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है? कालाहांडी में बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कालाहांडी खान।
उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। बॉक्साइट का उपयोग मुख्य रूप से एल्यूमिना उत्पन्न करने के लिए बायर प्रक्रिया में किया जाता है। भारत में महत्वपूर्ण बॉक्साइट खदानें निम्नलिखित हैं: बिलासपुर, मैकेल पहाड़िया, सिंह भूमि, जामनगर, बलांगीर, बरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर और सुंदरगढ़। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है। यह लाल बाल पाल त्रिकोण का भी हिस्सा है। पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी नेशनल बैंक जैसे कई राष्ट्रवादी संस्थाओं व गतिविधियों से जुड़े थे। इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में एक अहिंसक मार्च का नेतृत्व किया था, जिसे भारतीय राजनीतिक स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए स्थापित किया गया था। पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट द्वारा आदेशित लाठीचार्ज के बाद बुरी तरह घायल होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाले शासक थे अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। फतेहपुर सीकरी मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से बना शहर है और आगरा से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में करवाया था। शहर की राजधानी के रूप में योजनाबद्ध किया गया था, लेकिन पानी की कमी ने अकबर को शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 और 1585 के दौरान हुआ था। यह 11 किलोमीटर लंबी किले की दीवार से घिरा हुआ है, जिसके बीच में कई प्रवेश द्वार हैं। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब से कब तक हुआ था? 1571 से 1585 के बीच में। यह किसके सम्मान में इसका निर्माण करवाया गया था? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार औपचारिक रोजगार का भाग 2011-12 में 17.9% की तुलना में 2017-18 में बढ़कर %% हो गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारिकीकरण को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017-18 में बढ़कर 22.8% हो गया था। रोजगार की संभावनाएं वर्ष 2011 में 17.9% से अधिक हो गई, वर्ष 2017-18 में 22.8% हो गई, जो अर्थव्यवस्था में रोजगारता को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण का विषय धन सृजन, व्यापार, भागीदारों को बढ़ावा देना, उद्योगों में विश्वास को मजबूत करना है। वर्ष 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की जीत हासिल करने के लिए भारत को पुराने संस्करणों पर इन वर्षों में लगभग $1.4 ट्रिलियन खर्च करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, करागट्टम। करागाटम या करागट्टम या फिर इसको वाटर पोर्ट डांस भी बोलते हैं, तमिलनाडु का एक प्राचीन लोक नृत्य है जो वर्षा देवी मरियम की प्रशंसा में किया जाता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य कहता है कि इस प्रकार का नृत्य भारतम से प्राप्त होता है और तमिल नृत्य के कई रूपों जैसे भरतनाट्यम, आसनों और मुद्राओं का मिश्रण होता है। इस नृत्य की पेशकश देवी का वर्षा के रूप में आशीर्वाद देने के लिए है। यह नृत्य लोक कर्नाटक जैसे गीतों के साथ आता है। कोलुगट्टम या कोलुटम आंध्र प्रदेश का नृत्य है। मलियाटम भगवान सुब्रमण्य की श्रद्धा में तमिलनाडु और केरल के हिंदू मंदिरों में नृत्य के कलात्मक और धार्मिक रूप है। और पेम्पू अंटम तमिलनाडु भारत का एक लोक नृत्य है। तो पेम्पू अंटम तो तमिलनाडु का है, मरियाटम तमिलनाडु और केरल का है और कोलाटम आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चित्तरंजन दास के साथ मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे।
तो स्वराज पार्टी के संस्थापक दो थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इन दोनों में से ऑप्शन में एक ही दिया हुआ होता है, कभी चित्तरंजन दास दिया होता है, कभी मोतीलाल नेहरू। यह स्वशासन के लिए 1922 के अंत में और 1923 के प्रारंभ में स्थापित हुई थी। तो ये पहले तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। कब की थी? 1922 और 1923 में। स्थापना के समय प्राथमिक लक्ष्य 1923 में नए केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना था। सदस्यों को मानना था कि जो स्वराज पार्टी के सदस्य थे उनका मानना था कि एक बार चुने जाने के बाद वे आधिकारिक नीति को बाधित कर सकते हैं और भारत में ब्रिटिश सरकार को पटरी से उतार सकते हैं। 1923 में केंद्रीय विधानसभा में स्वराजवादियों ने 40 से अधिक सीटें जीती थी, लेकिन ये संख्या सरकार में पारित किए जा रहे कानून को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 13, 2020 में शरीर क्रिया विज्ञान या औषधि का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया है। तो किन्हें प्रदान किया गया था संयुक्त रूप से? हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉर्टन और चार्ल्स एम राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में 2020 का नोबेल पुरस्कार हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉर्टन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। उन्हें आटासी वायरस की खोज के लिए सम्मानित किया गया। तो कौन सी बीमारी के लिए? आटासी वायरस की खोज के लिए। टार्डी टार्डी वायरस के एक ग्रुप का हिस्सा है जो लीवर पर हमला करता है। यह पोटासोन के संपर्क के माध्यम से होता है, जैसे कि पोटेशियम रक्त या पोटास सीरीज का उपयोग आदि। नोबेल पुरस्कार नोबेल फेडरेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। उस जो सबसे हालिया भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है वो है अभिजीत बनर्जी, जिन्होंने 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो प्रथम कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। और वर्तमान में है अभिजीत बनर्जी, जो मतलब क्वेश्चन पूछ रहे कि हाल ही में या फिर लास्ट बार नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, तो वो है अभिजीत बनर्जी, जिन्होंने 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था भारत के लिए। मतलब कौन से? भारतीय। तो भारतीय अभिजीत बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 15%। ये लोकसभा हो चाहे ये विधानसभा हो, विधानसभा में भी मंत्री कितने बन सकते हैं राज्य में? 15% से अधिक नहीं बन सकते हैं। ऐसे ही लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक उसमें भी मंत्री नहीं बन सकते हैं, मंत्री परिषद लोकसभा में भी। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 75(1)(a) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। साथ ही सभी मंत्रियों को संसद का सदस्य होना चाहिए। वर्तमान में भारत सरकार के अधीन कुल 53 मंत्रालय हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 21(a). संविधान 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में विवरण 21(a) प्रावधान किया गया। भारत का संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मूल अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, जैसे कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में व्याख्यान 12 से 35 मूल अधिकार हैं। अमेरिकी संविधान में दिए गए सिद्धांत अधिकार की अवधारणा बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। जो मतलब भारत का जो मूल अधिकार है, संविधान में जो मूल अधिकार है वो किससे प्रेरित है? और अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार पूर्ण नहीं है, अन्य शब्दों में इन अधिकारों को विशेष रूप से रद्द किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त किया जा सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अब समानता का अधिकार, जो मूल अधिकार होते हैं वो 6 हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है।
फिर स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच तक है, और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16, धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है केशिकाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रक्त वाहिकाएं 5 प्रकार की होती हैं। धमनियां जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। धमनी कोशिकाएं जहां रक्त और ऊतकों के बीच पानी और रसायनों का आदान प्रदान होता है। सूक्ष्मतम सिरा और धमनी जो कोशिकाओं से रक्त को वापस हृदय की ओर ले जाती हैं। कोशिकाएं जो सूक्ष्म परिसंचरण का हिस्सा होती हैं, शरीर की रक्त वाहिकाओं में सबसे छोटी होती हैं, जिसका व्यास 5 से 10 माइक्रोन के बीच होता है, जिसमें एंडोथेलियन धमनी की दीवार केवल एक कोशिका मोटी होती है। कोशिकाएं शरीर के ऊतकों के माध्यम से एक नेटवर्क बनाती हैं जो धमनियों और सिराओं को जोड़ती हैं। वे रक्त और आसपास के ऊतकों के बीच पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और कई अन्य पोषक तत्वों और अपशिष्ट या पदार्थों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और जो फर्स्ट है वो है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 राजस्थान, यूपी जनसंख्या के हिसाब से, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के राज्यों से उत्तर पूर्व में, छत्तीसगढ़ से दक्षिण पूर्व में, महाराष्ट्र से दक्षिण में, और गुजरात से पश्चिम में, और राजस्थान से उत्तर पश्चिम में सीमाबंद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो शिवराज सिंह चौहान है, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 70.6%। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात है 931, और राजकीय वृक्ष है बरगद। क्योंकि अभी हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का हाल ही में मुख्यमंत्री कौन था, या फिर साक्षरता दर क्या है, राजस्थान की क्या है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 18, सीसो में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? तो उत्तोलक में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सीसो या टेटर टोंटर खेल के मैदान पर मिलने वाली एक साधारण मशीन है। यह एक उत्तोलक के रूप में काम करता है, जो एक पट्टी या छड़ी है जो एक बिंदु पर दूरी करता है। क्वेश्चन नंबर 19, साइमन कमीशन डैश में भारत भेजा गया था। तो कब भेजा गया था? ये 1928 में भेजा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की। तो नियुक्ति कब की थी? 1927 में, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसका गठन संवैधानिक सुधारों को अध्ययन करने और भारत में सरकार को सिफारिशें करने के लिए किया गया था। साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य के एक श्वेत आयोग था, अर्थात इसमें सारे अंग्रेज लोग थे, कोई भारतीय नहीं था। आयोग में 7 अंग्रेज शामिल थे और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन 26 नवंबर 1927 को हुआ था। तो ये पूछ ले कि इसका गठन कब हुआ था? तो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में किया था, वो भी 26 नवंबर को, और भारत आया था ये 1928 में। 3 फरवरी 1928 को ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन, इसके फुल फॉर्म है नीति आयोग, NITI की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन भारत के योजना आयोग की जगह है। पहले योजना आयोग बोलते थे, फिर 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को
सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के माध्यम से एक प्रस्ताव दिया गया था। नीति आयोग की संरचना या रचना वो इस प्रकार होती है कि इसका अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष राजीव कुमार, और सचिव परिषद होते हैं मुख्यमंत्री राज्य के, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के, और क्षेत्रीय परिषद होते हैं जरूरतमंदों के आधार पर अभियोजक क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। अंशकालिक सदस्य होते हैं कौन? असंतुष्ट से मुख्य या आवर्तनशील, और सीईओ है श्री अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 21, सांची का महान स्तूप डैश द्वारा निर्मित कराया गया था। तो किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? अशोक के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक। रायसेन जिला का सांची कस्बा मध्य प्रदेश भारत में स्थित यह स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। कहाँ पे स्थित है? रायसेन जिले के सांची कस्बा में मध्य प्रदेश में, जिसे मौर्य राजवंश अशोक द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शताब्दी 68 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। तो अशोक ने कब से कब तक शासन किया था? 268 से 232 के बीच में। और सांची का स्तूप कहाँ पे है? ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो 269 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर था। अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती के राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अशोक राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती के वो राज्यपाल थे। मस्की, गुर्जर, नेटूर और उदय गोलम के गोदाम या फिर शिलालेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण के बाद अशोक ने अपना राज्याभिषेक कर लिया और कलिंग की राजधानी तौसील पर अधिकार कर लिया। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में पठेद्री पैंथलर ने की थी। अशोक के व्यंजनों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीकी और आर्मी लिपियों का प्रयोग किया गया है, मतलब अशोक के शिलालेखों में। क्वेश्चन नंबर 22, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने डैश तक शासन किया। तो कब से कब तक शासन किया था? 1628 से 1658 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शहाब-उद-दीन मोहम्मद खुर्रम को उनके प्रतिगामी नाम से जाना जाता है। शाहजहां पांचवा मुगल सम्राट थे और उन्होंने 1628 से 1658 तक शासन किया। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी सांस्कृतिक महिमा के चरम पर पहुंच गया। यद्यपि एक सक्षम सैन्य कमांडर शाहजहां को उसकी स्थापत्य उपलब्धियों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उनके शासनकाल ने मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग की शुरुआत की। शाहजहां ने कई स्मारकों की स्थापना की, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध आगरा में ताजमहल है, जिसमें उनकी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल को दफनाया गया था। तो मुगल वंश के शासन कौन कौन से किसका कब से कब तक था वो देख लेते हैं। बाबर का था 1526 से 1530। तो मुगल वंश की नींव भी किसने डाली थी? बाबर ने। हुमायूं थे 1530 से 1540। फिर 1540 से लेकर 1555 तक कौन था? शेरशाह सूरी, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। फिर 1555 से 1556 वापस से हुमायूं आ गए। उसके बाद 1556 से 1605 तक अकबर रहे। जहांगीर 1606 से 1627 तक रहे, 1627 तक रहे। शाहजहां 1628 से 1658 तक, और औरंगजेब रहे थे 1658 से 1707 तक। क्वेश्चन नंबर 23, ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉसेज नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी जयराम रमेश और शशि थरूर इनकी कौन कौन सी बुक हैं वो भी देख लेते हैं। ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉसेज लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह, सेवानिवृत्त जो पहले आर्मी में थे, द्वारा लिखित एक पतला लेकिन बहुत ही जानकारीपूर्ण खंड है, जो पूर्व में आर्टिलरी रेजिमेंट के थे। मुख्य रूप से एक युवा पैदल सेना लेफ्टिनेंट के बारे में यह पुस्तक है। विक्टोरिया क्रॉस से अलंकृत होने के बावजूद उन्होंने भारतीय सेना के इतिहास में अपना स्थान खो दिया। यह लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह की जीवनी है। जयराम रमेश की पुस्तकें चिंदिया की समझ बनना और कौटिल्य टुडे। चेतन भगत की है 5 पॉइंट समवन, मेरे जीवन की 3 गलतियां और 2 राज्य। शशि थरूर की है मैं हिंदू क्यों हूं, दूसरी है महान भारतीय उपन्यास, और एक है बदनाम साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 24, जोग जल प्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जोग जल प्रपात है कर्नाटक राज्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
जोग या गैरोसोपा जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है जो कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सागर तालुक में स्थित है। शरावती नदी का पानी इस झरने का निर्माण करता है। सबसे ऊंचा झरना कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कुचिकल झरना है जो 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो सबसे ऊंचा झरना कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कुचिकल झरना है कर्नाटक का। और ये जो जोग जलप्रपात है ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। अब इसका नाम क्या कर दिया है? अब इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण झरने हैं और उनके राज्य हैं और किस नदी पे वो भी है। जैसे दूध सागर है वो गोवा राज्य में स्थित है और किस नदी पे? मांडोवी नदी पर। कपिलधारा झरना है जो मध्य प्रदेश राज्य में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। होगेनकल जो झरना है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और वह है कावेरी नदी पर। दखेलना कर्नाटक राज्य में स्थित है और वह है शरावती नदी पर। नोए संगीथियांग मेघालय राज्य में है और वह है सोहरा क्षेत्र में। अथिरापल्ली केरल राज्य में है और वह है नदी चलाकुडी नदी पर। चित्रकूट है वो छत्तीसगढ़ में राज्य में स्थित है और वह है इंद्रावती नदी पर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्य रेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्व को भारत के मानक मध्य रेखा के रूप में चुना गया है। यह उन सभी देशांतरों और अक्षांशों के केंद्र में स्थित है जिनमें हमारा देश स्थित है। भारत एक विशाल देश है और गुजरात में पूर्व और अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम में सूर्योदय के समय में बहुत अंतर है। अर्थात गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सूर्यास्त में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए मानक मेरिडियन वह देशांतर है जिसका उपयोग किसी देश के समय का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आदर्श रूप से यह पूरे देश के लिए समान होना चाहिए और देश के सभी स्थानों को इसी समय का पालन करना चाहिए। भारत की मानक मध्य रेखा 82.5 डिग्री पूर्व है और यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत का मानक मध्य रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 82.5 डिग्री पूर्व है। इसे मानक मध्य रेखा के रूप में लिया गया क्योंकि यह देश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर से 1 किलोमीटर से भी कम दूर है। क्वेश्चन नंबर 26, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था पीटर हैंडके ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पीटर हैंडके को उनके प्रभावशाली काम के लिए साहित्य में 2019 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें भाषाई सरलता के साथ मानव अनुभव की परिधि और विशिष्टता का पता लगाया गया है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? साहित्य में सूली प्रोमधोमे थे। क्वेश्चन नंबर 27, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों की याद में बनाया गया था इंडिया गेट स्मारक। इंडिया गेट, जिसे पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता था, नई दिल्ली के औपचारिक ध्रुव के पूर्वी किनारे पर राजपथ पर स्थित एक युद्ध स्मारक है। यह ब्रिटिश भारतीय सेना के 70,000 सैनिकों के लिए एक स्मारक के रूप में खड़ा है जो 1914 और 1921 के बीच प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस, फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और आसपास और सुदूर पूर्व में कई और मारे गए थे और 300 एंग्लो अफगान युद्ध में जो भी मारे गए थे उनके याद में, उनकी स्मृति में ये इंडिया गेट का या स्मारक का निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एक भारतीय राष्ट्रीय स्मारक है जो भारतीय सेना के सैनिकों को सम्मान देने और याद करने के लिए बनाया गया है जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सशस्त्र संघर्षों में सर्वोच्च बलिदान दिया। इंडिया गेट 1931 में बनवाया गया था। ये पूछ ले कि इंडिया गेट कब बनवाया गया था? 1931 में। और इसका पहले नाम क्या था? पहले नाम इसका था अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन महिला मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के 233 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनने जा रही हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्लेयर कॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 29, खो खो के प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं
लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल डैश खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। मतलब खो खो के प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जो ग्राउंड में उतरते हैं वो 9 ही खिलाड़ी उतरते हैं, मतलब 9 ही खिलाड़ी भाग लेते हैं। प्रत्येक खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक टीम में केवल 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। मैच में 2 पारियां होती हैं। एक पारी में प्रत्येक टीम को 7 मिनट तक पीछा करने और बचाव के लिए 7 मिनट मिलते हैं। आप अपने खिलाड़ियों को अपने डिफरेंस के बारे में नहीं बदला सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा अतिरिक्त जानकारी जान लेते हैं। सारिका गाले महाराष्ट्र की एक भारतीय खिलाड़ी हैं। ये बहुत फेमस है, किसमें? खो खो में। सारिका गाले जो महाराष्ट्र की हैं, उन्होंने 2010 में महाराष्ट्र महिला राज्य खो खो टीम के कैप्टन बनी। 100 टीम में 3 राष्ट्रीय टीमों में प्रवेश किया। 2015 में भारत की महिला राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए हस्ताक्षर। उन्हें 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों से पहले टीम का कप्तान बनाया गया था। तो 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों से पहले टीम का कप्तान बनाया गया था। और ये टीम इंडिया में कब शामिल हुई थी? ये 2015 में शामिल हुई थी। 2010 में महाराष्ट्र की महिला राज्य हॉकी टीम की कैप्टन थी और इन्होंने 3 राष्ट्रीय टीमों में प्रवेश किया हुआ है। और ये कहाँ की? सारिका गाले महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? तो उसमें मुद्राएं होती है 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशेष आहरण अधिकार न तो मुद्रा है और न ही IMF पर दावा है, बल्कि यह IMF सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिए SDR का आदान प्रदान किया जाता है। SDR का मूल्य 5 मुद्रा US डॉलर। ये कौन कौन सी मुद्राएं 5 वो देख लेते हैं। US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन, यूरो और चीनी युआन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से एक नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह डैश कहलाता है? तो वह कहलाता है वानस्पतिक प्रजनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वानस्पतिक प्रसार पौधे के प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है जो इसकी पत्तियों, जड़ों और तनों में होती है। यह पौधों के विशिष्ट वनस्पति भागों के विखंडन और पुनर्जनन के माध्यम से हो सकता है। प्राकृतिक वनस्पतिक प्रसार को अपस्थानिक जड़ों के विकास द्वारा सक्षम किया जा सकता है। इस प्रकार मूल पौधे की जड़ों, तनों और पत्तियों से नए पौधे निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भवलाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित है? तो वह संबंधित है ध्रुपद विधा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पंडित उदय भावलकर ध्रुपद शैली के प्रतिपादक हैं। ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रारंभिक विकास के चरणों से संचालित एक संगीत रूप है और ओंकार की ध्वनि से निकलती है, जिससे नाद की उत्पत्ति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधाधुन। ये 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे। जो अभी हाल ही में हुए थे वो 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे। तो उनके देख लेते हैं किस फिल्म को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, अभिनेत्री कौन थी। तो हिंदी फिल्म रॉकेटरी द नवी इम्पैक्ट ने 2021 में होता 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जबकि आलिया भट्ट और कृति सेनन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तथा अल्लू अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन, और फिल्म थी रॉकेटरी द नवी इम्पैक्ट। इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बॉलीवुड कलाकार भट्ट, आलिया भट्ट और सेनन ने क्रमशः गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार साझा किया। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मराठी फिल्म गोदावरी के लिए निखिल महाजन को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D डैश से संबंधित है। तो 19 जो आर्टिकल है वो आता है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत।
तो और स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत 19D में 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की हुई है। तो 19D पे आता है समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी पांचों को भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है जो भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। पहली है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर इसको 19A बोल सकते हैं या 19 फर्स्ट बोल सकते हैं। 19B है शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। 19C है संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19D है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। पांचवी है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। छठी है किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई जीविका व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संगठन है? तो मोती का प्राथमिक संगठन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कैल्शियम कार्बोनेट प्राकृतिक रूप से खनिजों, चाक, संगमरमर, चूना पत्थर, खोल मोती आदि में पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, इसलिए उन्हें सिरके में घोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में उत्पादन क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन डैश से अधिक वृद्धि हुई है। तो प्रति वर्ष औसतन 7% से अधिक वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत ने कोविड-19 संकट के बाद से कई बाधाओं को पार किया है तथा खुद को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। भारत के मजबूत आर्थिक विकास के संदर्भ कुछ प्रमुख संकेतकों में जैसे विश्व बैंक के नवीनतम भारत विकास अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2012 से 2023 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2021 से 22 के 8.7% की तुलना में 6.9% रहने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत द्वारा इंडिया एट 100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ 26 ट्रिलियन इकोनॉमी नामक रिपोर्ट लॉन्च की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार देश की आज़ादी के 100वें वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पथ को रेखांकित करता है और आने वाले दशकों में किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 37, डैश युक्त मिश्र धातु को संलेख कहा जाता है। तो पारा युक्त मिश्र धातु को संलेख कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पारा। पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को संलेख या संरस कहते हैं। केवल लोहे को छोड़कर प्राय सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। कुछ समय पूर्व संरस या संलेख का व्यवहार स्वर्ण, चांदी, जस्ता जैसी धातुओं में किया जाता था। दांत के डॉक्टरों द्वारा खोखले दांत भरने के लिए भी संरसों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, किंतु अब अन्य अधिक उपयोगी साधनों के सुलभ होने के कारण संरसों का उपयोग कम होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में जो चित्रकारी और मूर्तियां वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह महाराष्ट्र के जो अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य निर्मित एक प्राचीन शैलकृतित गुफा चट्टानों काट कर बनाई गई गुफा है। अजंता में बौद्धों से संबंधित कुल 29 गुफाएं जिन्हें मूर्तियां और चित्रों से सजाया गया था। कुछ गुफाओं का उपयोग आवासीय गुफाओं के रूप में किया जाता था, जबकि उनमें से 4 को एक प्रार्थना कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता था। 19 से 26 तक की गुफाओं को बुद्ध और बौद्धिस्त्व की छवियों के से विस्तृत रूप से सजाया गया है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गुफाओं को बौद्ध धर्म एवं बुद्ध के जीवन के इर्द गिर्द उत्कीर्ण किया गया था। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अजंता के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गुफाओं को फ्रेस्को चित्र का उपयोग करके बनाया गया था। छवियों में लाल रंग के साथ सीमित रंग है। आंकड़े व्यापक हैं और व्यवस्थित रूप से रखे गए हैं और बाहर की ओर प्रक्षेपित हैं। घटनाओं को स्थान और स्थिति के अनुसार रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? यह किया गया था 1951 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
1951 के एशियाई खेलों को आधिकारिक तौर पर प्रथम एशियाई खेलों के रूप में जाना जाता है। ये 4 से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली, भारत में मनाए जाने वाला एक बहु खेल कार्यक्रम था। खेलों को प्रथम एशियाड और 1951 एशियाड जैसे नाम मिले, जो स्टार्ट में खेले गए थे 1951 में, तो उसको बोलते हैं प्रथम एशियाड या फिर 1951 एशियाड। 11 एशियाई राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों एनओसी का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 489 एथलीटों ने 8 खेलों और विषयों की 57 स्पर्धाओं में भाग लिया। ये खेल सुदूर पूर्वी खेलों के उत्तराधिकारी और पश्चिमी एशियाई खेलों के पुनरुद्धार थे। 1951 एशियाई मूल रूप से 1950 में आयोजित होने वाला था, लेकिन तैयारियों में देरी के कारण 1951 तक स्थगित कर दिया गया। भारतीय एथलीट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझाओ में आयोजित एशियाई खेल 2023 में 39 खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो वर्तमान में प्रेजेंट में चल रहे हैं जो खेल, जो 8 अक्टूबर तक चलेंगे, वो कहाँ पे हो रहे हैं? वो हो रहे हैं हमारे हांगझाओ में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझाओ में। और ये कब से स्टार्ट हुए थे? ये 23 सितंबर से शुरू हो रहे थे और 8 अक्टूबर को समाप्त होंगे। हालांकि कुछ खेलों की शुरुआत आधिकारिक तारीख से पहले हो जाएगी, जिनमें फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट शामिल है। तो इनके जो करंट में जो पदक, स्वर्ण पदक, इंडिया 8 से 10 स्वर्ण पदक अब तक जीत चुके हैं इंडिया वाले। तो इंडिया में जो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जो भी जीत रहे हैं, उनकी तुरंत अपडेट आपको ऑनलाइन क्लासेस का इंस्टाग्राम पे तुरंत पोस्ट की जाती है। बाकी जैसे एशियाई गेम्स खत्म होंगे, आपको एक छोटी शॉर्ट वीडियो ला दी जाएगी, जिसमें सारे एशियाई गेम्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस में एशियाई गेम से जरूर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल राज्य ने। गैर संचारी रोग एनसीडी के अंतर्गत वह रोग आते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे प्रसारित नहीं होते हैं। गैर संचारी रोगों में पार्किंसन रोग, स्वप्रतिरक्षित रोग, स्ट्रोक, अधिकांश हृदय रोग, अधिकांश कर्कट रोग, मधुमेह रोग, गुर्दे की पुरानी बीमारी, अस्थि संध्यार्थित, ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर, मोतियाबिंद और अन्य शामिल हैं। गैर संचारी रोग जीर्ण या तीव्र हो सकता है। अधिकांश गैर संक्रामक होते हैं। हालांकि कुछ गैर संचारी संक्रामक रोग हैं, जैसे कि परजीवी रोग, जिसमें परजीवी के जीवन चक्र में सीधे मेजबान से मेजबान संचरण शामिल नहीं है। गैर संचारी रोग एनसीडी से हर साल दुनिया भर में 41 मिलियन लोगों की मौत होती है, जो वैश्विक स्तर पर होने वाली कुल मौतों के 71% के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 41, विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डैश में निर्धारित किए गए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में निर्धारित किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाता है। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में निर्धारित किए गए हैं। विदेशी मुद्रा भंडारण प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक की नीतियों के बुनियादी मानदंड सुरक्षा, तरलता और लाभ है। क्वेश्चन नंबर 42, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दिसंबर 2019 में किया गया था गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देश के प्रमुख शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर धारकों ने प्रबंध निदेशक या एमडी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के रूप में आशीष कुमार चौहान की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एनएचई ने रविवार को यह जानकारी दी है। तो वर्तमान में कौन है? आशीष कुमार चौहान। एक बयान के अनुसार एनएचई की साधारण आम सभा 11 अगस्त को आयोजित की गई थी। इसमें शेयर धारकों ने 99.99% मतों से चौहान की नियुक्ति को मंजूरी दी। चौहान इससे पहले बीएसई के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ थे। तो वर्तमान में कौन है? आशीष कुमार चौहान। और 2019 में थे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 43, प्राण घातक बीमारी इबोला
उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो वह है विषाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विषाणु। इबोला वायरस रोग पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था। मनुष्य में एक दुर्लभ लेकिन गंभीर एवं घातक बीमारी है। वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव से मानव संचरण के माध्यम से मानव आबादी में फैलता है। इस वायरस परिवार फैलोवेरिडे में 3 वंश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 44, यह ओसांग त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर। यह ओसांग या योसांग का त्योहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। समारोह में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ होते हैं। लमता महीने अर्थात फरवरी मार्च की पूर्णिमा के दिन 5 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर होली के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर की साक्षरता दर क्या है? 74.04%। मणिपुर का लिंग अनुपात कितना है? 957। और मणिपुर के नृत्य कौन कौन से हैं? रास, सिम, लाम, थंगता आदि। तो ये साक्षरता और लिंग अनुपात हर स्टेट का याद नहीं रखना है। जो करंट में जो 5 स्टेट हैं जिनमें इलेक्शन होने वाले हैं उनका थोड़ा बहुत आपका ऊपर से हल्का हल्का देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बाकी सेकंड ऑप्शन, राज्यसभा सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्ष करता है, तो ये भी गलत हो गया। गृह मंत्री भी नहीं करता है और प्रधानमंत्री भी नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाती है। यदि उपयुक्त में से भी कोई भी उपलब्ध नहीं है तो कोई भी संसद सदस्य अर्थात सांसद दोनों सदनों की सहमति से बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में डैश द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, उसमें से एक शब्द था समाजवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। इसे आपातकाल 25 जून 1975 से मार्च 1977 के दौरान इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन किए जाने के कारण इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अर्थात 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में संशोधन किए गए थे। इस संशोधन को इतिहास का सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है। इसने कानूनों की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनाने की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। 42वें संशोधन में प्रस्तावना में भी संशोधन किया और भारत के विवरण को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और राष्ट्र की एकता शब्द को भी राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 47, कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का डैश की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गवा देता है। तो इसका होता है निरंतर 6 महीने की अवधि तक। अगर कोई मंत्री है वो लोकसभा में चुन के नहीं आया है तो उसको 6 महीने के अंदर इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा, नहीं तो उसको मंत्री पद गंवाना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है उसे मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदस्य के लिए निर्वाचित होना होता है। उस मंत्री का पद 6 महीने के बाद समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में एक गैर सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है लेकिन उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होना होगा। संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है, एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री का पद उस अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व डैश द्वारा किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। खिलाफत आंदोलन
मार्च 1919 से जनवरी 1921 के बीच में हुआ था। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया। यह आंदोलन सन 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ था, जिससे शायद भारत कभी उभर नहीं सका। खिलाफत का उद्देश्य तुर्की में खिलाफत पद की पुनः स्थापना को समर्थन देना था। ऐसे में मोहनदास करमचंद गांधी को लगा कि खिलाफत को समर्थन देना मुस्लिमों को उनके साथ असहयोग आंदोलन में जोड़ देगा। उन्हें यह भी लगा कि अगर खलीफा के समर्थन में मुस्लिमों का साथ दिया गया तो वो बड़ी भारी तादाद में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 49, पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया? तो वो किया गया था 1975 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1947 में स्वतंत्रता के बाद की अवधि के बाद भारतीय रुपया एक निश्चित विनिमय दर शासन पर आधारित था, जहां भारतीय रुपये ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक संबंधों के कारण पाउंड स्टर्लिंग से आंका गया था और यह उस समय प्रचलित ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अनुरूप था। 1970 के दशक की शुरुआत में स्टर्लिंग को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के विरुद्ध जारी किया गया, जबकि रुपया 1993 से 1994 के अंत तक जारी किया गया था। 1975 में दोनों मुद्राओं को अलग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व बैंक की इजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग है 63वीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 63वीं। विश्व बैंक की जो नवीनतम वार्षिक रेटिंग के अनुसार व्यापार करने में आसानी के मामले में भारत 190 अर्थव्यवस्थाओं में 63वें स्थान पर है। भारत की रैंक 2018 में 77 से सुधरकर 2019 में 63 हो गई थी। तो ये हमारा जीके वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। जीके के 50 क्वेश्चन आते थे। अब हम रीजनिंग वाले सेक्शन की बात करते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो 63 85 का संबंध हो गया 549 से। तो 83 96 का संबंध किससे हो जाएगा? 1458 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। जो 63 85 का संबंध 549 से वो इस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि हम इसको 549 को 63 85 में भाग देंगे तो भी पूरी बार नहीं जाता है, या फिर ऐसा इनको 63 85 को आपस में जोड़ के भी 549 नहीं आ रहा। तो इसमें जो नियम फॉलो हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है कि जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इस संख्या को 63 85 को 6 × 3 × 8 × 5, तो यह आ जाता है 720। और 549 को आप 5 और 9 को ऐड कर देते हैं तो 18। तो इनका योग 18 आ रहा है और 18 का भाग 720 में पूरी बार चल जाता है 40 बार। इसी प्रकार 83 96 का हो जाएगा। 83 96 आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आ जाएगा। अब ऐसे हमको देखना है जो जिनका हम ऐड करें तो 18 आ जाए और फिर उसका 18 का भाग 1296 में चल जाए, तो वो संख्या हो जाएगी 1458। तो 1 + 4 + 5 + 8 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 का भाग 1296 देंगे तो पूरी बार भाग चल जाएगा 72 बार। तो 83 96 का संबंध हो जाएगा किससे? 1458 से। बाकी और कोई इसमें नियम फॉलो नहीं हो रहा है, चाहे आप कितने भी ट्राई कर लेना, यही नियम फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी आकृति निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? अब आपको इसमें नजर आ रहा होगा कि इसमें पहले एक बॉक्स खाली है, फिर नीचे वाला खाली, फिर ऊपर का तीसरा, फिर नीचे का चौथा, फिर ऊपर का पांचवा, तो नीचे का छठा। तो 6 बॉक्स खाली हमको कहाँ पे नजर आ रहे हैं? इसमें भी है और इसमें भी है। और लेकिन अब हम इसमें सर्किल में देखेंगे, पहले ये डार्क हो गया, फिर दूसरा डार्क, फिर तीसरा डार्क, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर हो जाएगा छठा, ये वाला भी डार्क हो जाएगा। तो ये डार्क होने के बाद कौन सा बनेगा? तो ये इधर डार्क हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डार्क नहीं हो रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आकृति। क्वेश्चन नंबर 3, एक अमानक पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दिया गया है। ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? जब भी हमको 3 पासे दिए होते हैं तो सीधा सा नियम होता है कि उसमें हम किन्हीं 2 पासे में एक संख्या कॉमन देख लेते हैं। तो हमको किस में एक कॉमन नजर आ रहा है? तो हमको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ टी भी है और यहाँ टी है, तो इन दोनों में टी कॉमन है। अब टी कॉमन है तो फिर हम क्लॉकवाइज चलेंगे टी के। सेकंड पासे में क्लॉकवाइज चलेंगे तो टी के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। उसके बाद
क्या आ रहा है, उसके बाद क्यू आ रहा है। और थर्ड पासे में टी के बाद क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, के आ रहा है, के उसके बाद जी आ रहा है। तो ए अपोजिट हो जाएगा के और जी अपोजिट हो जाएगा क्यू के। अर्थात हमसे पूछे एक के विपरीत, तो एक के विपरीत हो जाएगा के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको हम पहले पासे के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि अगर हमको यहाँ से करना होता कि इसमें जी कॉमन फर्स्ट में आ रहा है और जी थर्ड में आ रहा है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। जी के बाद क्लॉकवाइज डी आएगा और इधर जी के बाद टी आ रहा है, फिर डी के बाद ए आएगा और इधर ए के बाद टी के बाद के आ रहा है, तो ए अपोजिट के हो जाएगा, डी हो जाएगा टी के। तो ए के अपोजिट क्या हो गया, के। पास क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखे जाने पर आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें। अब जो हम इधर दर्पण रखा हुआ है तो हम जानते हैं कि दर्पण बाएं का दाएं, दाएं का बायां दिखता है। तो ये तीर का निशान है, तो ये वाला आधा हिस्सा तो इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तीर का निशान जो इस साइड का है वो इधर साइड को हो जाएंगे, और जो इस साइड को ऑलरेडी है जैसे ये वाला, तो ये इधर साइड को हो जाएगा। तो हमको नज़र आ रहा है कि आधा हिस्सा आधा पलट के इधर आ गया, ये डार्क वाला तीर का निशान इधर आ गया, और डार्क वाला तीर का निशान पहले इधर था अब ये इधर हो गया। ऐसे वाइट वाला तीर का निशान पहले इधर था फिर इधर हो गया। ऐसे बॉक्स को देख लेंगे कि यहाँ पे डार्क था, यहाँ वाइट था, तो ये डार्क वाला इधर आ गया, ये डार्क वाला इधर आ गया, वाइट वाला इधर आ गया। तो जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 जैसा बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर हम देखेंगे 157, फिर 193, फिर 238, फिर 292, फिर क्वेश्चन मार्क। तो 197 में कितना ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ पर नजर आ रहा है कि 157 में जब हम ऐड करेंगे कितने का 36 ऐड हो रहा है। फिर 193 से 238 के बीच में कितने का ऐड हो रहा है 45 का, और 238 में 292 लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ा 54, और 238 से 292 के लिए 54। अब हमको नजर आ रहा है कि 36 में कितना ऐड हो रहा है, तो इसमें ऐड हो रहा है 9 प्लस 9, फिर 45 प्लस 9 ऐड हो गया 54, तो 54 प्लस फिर 9 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 63। तो 63 ऐड हो जाएगा 292 में, तो 292 प्लस 63 करेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी 355। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 355। आगे भी देख लेते हैं 355 में 63, 292 में 63 का ऐड किया, फिर 355 आ गया, फिर 355 कितने का ऐड करने पड़ेगा 63 में हम प्लस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 72, 72 ऐड करेंगे 355 में तो 427 आ जाएगा। अब 72 में फिर 9 ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 427 में ऐड करेंगे तो 508 आ जाएगा। अब 81 में फिर 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90, 90 ऐड करेंगे 508 में तो 598 हो जाएगा। तो जो इनमें जो हमको डिफरेंस है, तो डिफरेंस में भी डिफरेंस है वो 9 का है। तो पहले क्या था 36 में 9 ऐड करेंगे, 45 फिर 45 में 9 ऐड, 54 में फिर 9 ऐड, 63 में 9 ऐड, 72 में 9 ऐड, कैसे ऐसे चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे एक कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो इस प्रकार काट देंगे तो जो ये दिखाई देगा वो इस प्रकार दिखाई देगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसा। इसको हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, कागज लेके छोटा सा और हल्की से उसमें कटिंग करके तो आपको ये वाली आकृति नजर आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, फैक्ट्री उत्पादन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार गोदाम डैश से संबंधित है। तो फैक्ट्री में उत्पादन होता है तो गोदाम में क्या रखा जाता है भंडारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भंडारण। क्वेश्चन नंबर 8, एक एम मानक पासे के 3 भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले एम मानक पासे आपको मैं बता देता हूँ, मानक और एम मानक। मानक पासे होता है उसमें जो पासे के जैसे 6 यहाँ पे, अगर ये मानक पासे होता है तो 6 के अपोजिट में एक संख्या होती है और 1 के अपोजिट में ऐसे 6 साइड वाले फलक पर नहीं आता, 6 के अपोजिट में होता है। अर्थात मानक पासे में जो अपोजिट होते हैं जो फलक उनका योग 7 होता है। तो 6 के प्लस 1 7, 3 का अपोजिट 4 होता है, 3 4 7, और 2 प्लस 5 7, ऐसा होता है मानक पासे। जो अमानक पासे होते हैं उनका योग कितना भी हो सकता है। तो एक अमानक पासे के 3 भिन्न भिन्न स्थितियां को दिखाया गया है। 4 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था पिछले क्वेश्चनों में कि जो 3 पासे दिए होते हैं तो हमको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखना है एक संख्या हमको कॉमन लेनी है जो किन्हीं 2 पासे में मिल रही हो। तो हम इसी में देख लेते हैं कि सेकंड और थर्ड में देख लेते हैं कि यहाँ पे 6 यहाँ पे 6। अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो सेकंड पासे में जो क्लॉकवाइज चलेंगे 6 के बाद आ रहा है 3 और फिर आ रहा है 2, और इधर 6 के बाद आ रहा है 4। तो 6 के बाद सेकंड में 3 आया और थर्ड में 6 के बाद 4 आया, तो 3 अपोजिट हो गए 4 के। फिर सेकंड में 3 के बाद 2 आ रहा था, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और इधर 4 के बाद 1 आ रहा है, तो 2 अपोजिट हो गए 1 के। हमसे पूछा 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट क्या है 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3। क्वेश्चन नंबर 9, एक कूट भाषा में
REJOICE को VXRL क्यों VI लिखा जाता है, उसी भाषा में VICTORY को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो VICTORY को लिखा जाएगा क्या, BILGXRE। वो कैसे, वो इस प्रकार लिखा जाएगा कि हमको नजर आ रहा है। तो इस प्रकार के एक अल्फ़ाबेट के जो कूट भाषा का एक सवाल आते ही आता है। तो आपको अल्फ़ाबेट याद नहीं है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में एग्जाम चालू होने से 5 मिनट पहले आपको एक A4 साइज का वाइट पेपर दिया जाता है। तो उसमें आप पहले ही लिख लीजिए ए से लेके ABCD और Z तक, जिससे आपको क्रमांक तुरंत याद रहे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो R के जो अपोजिट होता है वो I होता है। तो R के अपोजिट I है, जो हमको R स्टार्ट में और यहाँ I लास्ट में नजर आ रहा है। E के अपोजिट V होता है तो यहाँ V नजर आ रहा है लास्ट, सेकंड लास्ट। J का अपोजिट Q होता है, Q आ रहा है। O का अपोजिट L होता है, I का अपोजिट RE होता है, C का अपोजिट X और E का अपोजिट V। तो इसी प्रकार हो जाएगा हमारा जो V है, इसका अपोजिट क्या होता है, V का अपोजिट होता है E। तो V का अपोजिट E लास्ट में आ जाएगा E। तो लास्ट में हमको E किस में नजर आ रहा है, इसमें ही नजर आ रहा है, बाकी E लास्ट में किसी में नहीं। तो ये वैसे ही गलत हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। 1143, 1044, 955, 876, 807, 748 और क्वेश्चन मार्क। हम देखेंगे 1143 में कितना माइनस करें जो 1044 आ जाए। तो हमको यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ 99 का माइनस करना पड़ेगा। फिर 144, 1044 में 955 माइनस करते हैं तो 89 आता है, मतलब पहले 99 माइनस होता है फिर 89। फिर हम देखेंगे 955 और 876 में कितने का 900 कितना कम है, तो वो है 79। तो इसका मतलब समझ आ रहा है पहले 99 माइनस हो रहा है, फिर 10 कम 89, फिर 10 कम 79, उसके बाद 10 कम 69, ऐसे कम होते हुआ जाएगा। तो 748 में जो होएगा वो हो जाएगा कितने का कम, 49 का, क्योंकि स्टार्ट में कितने का कम हुआ 99 का। फिर 1044 में कितने का 89, फिर 955 का 79, फिर 876 में 69, 807 में 59, फिर 748 में कम होगा 748 माइनस 49, तो वो आ जाएगा 699। फिर 699 में कितने कम हो जाएगा, फिर यहाँ 49 हो गया तो फिर 10 कम 39, तो 699 माइनस 39 660 आ जाएगा। फिर 660 माइनस 29 करना पड़ेगा, 10 कम 39 से 10 कम 29, तो 660 माइनस 29 631, और 631 फिर माइनस 19 कम करेंगे तो आ जाएगा 612। तो इस प्रकार ये कम होता जा रहा है, पहले 99, फिर 89, फिर 79, फिर 69, फिर 59। तो 748 में जो कम होता है 49 का होके जो राइट आंसर हो जाएगा 699। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए वेन आरेख में आयत पुरुषों को निरूपित करता है और त्रिभुज इंजीनियरों को निरूपित करता है और वृत्त लंबे व्यक्तियों को निरूपित करता है। आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या निरूपित करती है। ऐसे इंजीनियरों की संख्या ज्ञात करें जो पुरुष नहीं है। तो हमको दिया है कि पुरुष आयत निरूपित करता है, तो जो इस आयत के अंदर वो सारे पुरुष हैं, तो इससे जो आयत के अंदर जो संख्या है वो तो हमको लेनी नहीं है। तो 19 नहीं आएगा, 2, 9, 11 ये तो चला गया। अब यहाँ आयत के बाहर यहाँ पे एक नज़र आ रहा है इधर साइड को कोने में, इधर भी एक कोने, ये एक भी नहीं आएगा क्योंकि अंदर है, क्योंकि आयत की ये वाली बाउंड्री है ये वाली, तो एक बाहर है क्योंकि एक आ रहा है त्रिभुज के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछे, ऐसे इंजीनियरों की संख्या, इंजीनियर त्रिभुज निरूपित करता है। तो हमको त्रिभुज के अंदर देखना है कि त्रिभुज के अंदर कौन कौन से संख्या है जो कि पुरुष नहीं है। तो आयत ये त्रिभुज है और ये, अब इसमें आयत के अंदर पुरुष नहीं है देखना, तो 9 नहीं लेना, 11 नहीं लेना, तो इधर 9 आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे एक, ये वाला एक तो आ रहा है आयत के अंदर, लेकिन ये वाला एक नहीं आ रहा, तो 9 + 3 + 1, तो 9, 3, 12 और 1, 13। तो इंजीनियरों की संख्या हो जाएगी 13 जो पुरुष नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करके पैटर्न पूरा करेगी। तो इसको पहले बीच में आ जाएगा एक, इसको वर्ग को पूरा करेगी, तो ऐसा कोने वाला इस टाइप का, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला। अब सेकंड और फोर्थ में देखेंगे। इसके बाद फिर हमको आ रहा है बेंच चिन्ह बन रहा है, तो ये आकृति ऐसे जाके यूँ बनेगी, तो ये ऐसे बन रही है, और इसमें सेकंड में भी बन रही है। अब थर्ड आकृति बनेगी वो सर्किल बनेगी, लेकिन यहाँ पे सेकंड में ये चौकोर दिया हुआ है लेकिन सर्किल आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो इस आकृति को पूरा करेगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो वो असंगत आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो कैसे, वो इस प्रकार हो जाएगी कि आप इन डॉटों को गिनिए। इसमें कितना है, 2 2 4 6 7 8 9 10, इसमें 10 है। इसमें कितने दूसरे में 2 2 4 2 6 7 हैं। इसमें 2 2 4 2 6 2 चौका 8 1 9 है। और इसमें कितने 2 2 4 2 6 2 चौका 8 2 15 से 11 है। अब इसमें हमको नजर आ रहा है कि 7 9 11 ये विषम संख्या है, लेकिन 10 है ये सम संख्या में। तो ऐसा मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, वह वेन आरेख चुने जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से चित्रित करता है। स्कूल, शिक्षक और प्रधानाध्यापक। अब हमको नजर आ रहा है कि स्कूल में ही शिक्षक होते हैं और प्रधानाध्यापक होते हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक एक होता है तो कोई शिक्षक ही होता है, वो भी उनमें से। तो कोई शिक्षक प्रधानाध्यापक हो सकता है और प्रधानाध्यापक शिक्षक होता ही है। तो इसका जो इस तरीके से बनेगा, ये बड़ा सर्किल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। उसके अंदर शिक्षक और प्रधानाध्यापक होते हैं और शिक्षक और प्रधानाध्यापक आपस में एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि कोई शिक्षक ही प्रधानाध्यापक होता है और जो प्रधानाध्यापक होता है वही शिक्षक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, वह विकल्प आकृति चुने जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो ये आकृति हमको देखनी है बड़े गौर से। तो ये आकृति हमको यहाँ पर नजर आएगी, ऐसे ये आकृति ऐसे जाके ऐसे ऐसे और फिर यहाँ पे जाके और फिर ये ऐसे मुड़ रही है। तो ये आकृति कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी ये वाली। यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से फिर ये इधर जाएगा और फिर ये ऐसे जाके और ऐसे ऐसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक दुकानदार 80 में एक उत्पाद खरीदता है और अपने क्रय मूल्य पर 50% लाभ का आकलन करके उस पर एक अंकित मूल्य करता है। तो अंकित मूल्य अंकित करा है, 80 रुपये खरीद रहा है और उस 50% प्रॉफिट उसको देख के उसने अंकित मूल्य अंकित कर दिया। तो 40 जो 80 रुपये की चीज़ है उसको 50% आधा का प्रॉफिट चाहिए। तो आधा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40। तो और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120। तो अंकित मूल्य 120 उसने अंकित कर दिया। अब बिक्री करते समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इस उत्पाद पर उसे मिलने वाला शुद्ध लाभ कितना है। तो 20% छूट देने पर अंकित मूल्य 120 है, इस पर 20% छूट देगा तो 20% छूट देने पर कितने परसेंट बचेगा, 80%। तो 80/100, इससे इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 0 0 से 12 × 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 96। अब ये जो उसका विक्रय मूल्य जो बेचा उसको 96 बेचा और क्रय मूल्य था 80 रुपये। तो प्रॉफिट कितने हो गया, तो 96 - 80 करेंगे तो 16 रुपये का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो इसमें प्लस और माइनस को एक्सचेंज कर दें, प्लस और माइनस को आपस में, तो इक्वल 106 क्या आ जाएगा। वो कैसे, जैसे 65/13 और फिर 13 × 8 है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 13 का भाग देंगे 65 में, तो यह आ जाएगा 5। तो 13 × 5 = 65, तो 5 × 8 हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40, तो 40, फिर -39 और प्लस 105। अब 105 + 40 कितना हो जाएगा, 145। 145 से 39 जाएगा तो हो जाएगा 106, तो इक्वल हो जाएगा 106 के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। अब इसमें हमको सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, लेकिन ये स्ट्रेट है और ये नहीं है। ये मतलब दोनों रेखाएं समांतर है, या इस प्रकार कह सकते हैं दोनों समांतर हैं ABC में, लेकिन डी है जो समांतर नहीं है, एक टेढ़ी है। तो इसका जो असंगत हो जाएगी वो आकृति डी हो जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। तो इनमें हमको नजर आ रहा है 7 3 40 में जो संबंध है वो क्या संबंध है, वो ये संबंध हो गया कि 7 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 49, -3 का वर्ग करते हैं तो 9, तो 49 - 9 हो जाएगा तो 40। तो ऐसे ही संबंध हमको इनमें देखना है कि पहले दोनों को वर्ग करना और आपस में माइनस करते हैं तो तीसरी संख्या आ जाती है। तो वो हमको नजर आ रही है ऑप्शन नंबर 2 में। 6 का वर्ग होता है 36 और 3 का वर्ग होता है 3 3 9। 36 में से 9 जाएंगे तो आ जाएगा 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, वह विकल्प आकृति चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति हमको ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रही है। और कहाँ नजर आ रही है, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, वो हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। कहाँ पे, ये आकृति इस तरीके से ये वाले
यहाँ पे ये जाके और फिर ये नीचे जाके नहीं, यहाँ पे हमको यहाँ पे इस तरीके से नीचे जाके और फिर यहाँ से ये ऐसे करके और ये, तो ये नज़र आ रही है हमको ऑप्शन नंबर थर्ड में, यहाँ से लेके और यहाँ से ये, क्योंकि जो यहाँ पे ये गैप है इस रेखा के और इस रेखा में, वो गैप हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये गैप, ये रेखा आ रही है और ये हल्का से यहीं पे रुक जाएगा, तो ये गैप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या संबंध नज़र आ रहा है। इसमें ये संबंध नज़र आ रहा है कि जो इस वाले कोने पे है वो आकृति यहाँ इस वाले कोने पे आ गया, मतलब इधर आगे की तरफ आ गया, और ब्लैक था जो वाइट हो गया, और जो इस वाले मतलब यहाँ पे आकृति इधर आ गई, और जो यहाँ पे वाली आकृति है वो इधर आ गई, और जो ये वाली आकृति है मतलब ये वाली दो आकृति यहाँ 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 है, तो ये वाली तो इधर आ रही है और ये वाली इधर आ रही है, और जो ऊपर वाली आकृति ये इधर आ रही है, और जो ये नीचे वाली आकृति ये यूँ जा रही है। तो जो विकर्ण के अकॉर्डिंग हो रहा है, विकर्ण के अकॉर्डिंग आकृति जा रही है, और जो इस साइड की आकृति वो इस साइड को आ रही है, और जो इधर वाली आकृति है वो वाइट से ब्लैक, ब्लैक से वाइट हो रही है। ऐसे ही आप इसमें देखेंगे, ये ब्लैक वाली आकृति तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये यहाँ आ जाएगा और वाइट हो जाएगा, तो ये यहाँ आ गई और वाइट हो गई, और ये वाला चौकोर ये भी इस आगे की तरफ जाएगा, लेकिन ये इसमें कोई भी ब्लैक वाइट नहीं होगा, तो ये चौकोर यहाँ नजर आ गया। अब विकर्ण के अकॉर्डिंग होगा, विकर्ण के अकॉर्डिंग कैसे हो जाएगा, जो स्टार है ये विकर्ण के अकॉर्डिंग ऊपर चल जाएगा, तो ये ऊपर आ गया, और ये त्रिभुज विकर्ण के अकॉर्डिंग नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया और ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये था जो यहाँ ब्लैक हो गया, तो ये ब्लैक हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी विकल्प आकृति निम्न अंकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें हम देखेंगे कि क्या चेंज हो रहा है कि इसमें जो ये वाली आकृति है वो विकर्ण के अकॉर्डिंग इसके इधर आ गई, और जो ये वाली आकृति है ये विकर्ण के अकॉर्डिंग इधर आ गई, तो ऊपर की जो दो आकृति हैं वो विकर्ण के अकॉर्डिंग नीचे आ गई, और जो यहाँ वाली आकृति है ये सर्किल है ये ऊपर जाके एक नई आकृति बन गई, और जो इधर वाली आकृति ये ऊपर चली गई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये ऊपर की जो दो आकृति है, जैसे कि ये अपना बॉक्स है, तो इसमें जो ऊपर की ये दो आकृति हैं तो ये विकर्ण के अकॉर्डिंग ऐसे नीचे आ जाएंगी, और ये जो यहाँ पे जो आकृति थी ये ऊपर जाके यहाँ पे नई आकृति आ जाएगी, और ये डायरेक्ट सीधे ऊपर चल जाएगी, इसमें कोई नई आकृति नहीं आएगी। अब हम अगली आकृति देखेंगे कि ये विकर्ण के अकॉर्डिंग नीचे, ये वाले विकर्ण के अकॉर्डिंग नीचे, तो त्रिभुज ये यहाँ आ गया, और ये वाला जो हमारा बेंजीन था ये यहाँ आ गया। अब ये वाली आकृति ऊपर जाके नई आकृति आ जाएगी, तो ये आकृति नई आकृति आ गई, और ये ऊपर सीधे सीधे वैसे ही चल जाएगी, तो ये ऊपर आ गई। अब फिर ऐसे ही अगली आकृति में हो रहा है, कैसे, ये विकर्ण के अकॉर्डिंग नीचे चल जाएगी ये वाली, और ये विकर्ण के अकॉर्डिंग नीचे, तो ये आ गई, ये आ गई, और ये ऊपर जाके नई आकृति आ जाएगी, तो ये स्टार आ गया, और ये त्रिभुज सीधा सीधा ऊपर चल जाएगा, ये त्रिभुज ऊपर चला गया। अब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन कौन सा है वो देखते हैं। स्टार विकर्ण के अकॉर्डिंग नीचे आ जाएगा, तो स्टार विकर्ण के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। त्रिभुज विकर्ण के अकॉर्डिंग नीचे आ जाएगा इस जगह, तो इस जगह कहाँ पे है, त्रिभुज यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। अब देखो ये चार वाली आकृति ये ऊपर यहाँ आ जाएगी स्टार की जगह, और नई आकृति हो जाएगी, तो यहाँ पे हमको नई आकृति है, और यहाँ पे ये भी नई आकृति है, और ये जो तीर का निशान है ये ऊपर चल जाएगा, तो ये ऐसे कैसे ये आ जाएगा। लेकिन इसमें एक फ़र्क नज़र आपको आ रहा होगा, क्या नज़र आ रहा होगा कि लेकिन आपको ये एरो नज़र आ रहा है, दोनों ये सब, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब आपको ये कन्फ्यूज हो रही है कि ये एरो ऊपर वाला ही क्यों आएगा, ये क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी नहीं है, एरो है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमको अगली नेक्स्ट आकृति दी हुई है, तो अगर ये वाला एरो होता है ये नीचे वाला, तो ये विकर्ण के अकॉर्डिंग अगली आकृति में नीचे चल जाता, तो लेकिन यहाँ पर ऊपर वाला एरो है विकर्ण के अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो ये विकर्ण के अकॉर्डिंग यहाँ से आया होगा इस तरह इस आकृति में जो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ये वाला एरो आएगा, नहीं कि ये वाला एरो। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल था, ये उससे अगली आकृति को भी देखना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक एक आकृति को देखना और कैसे मूव हो रही है वो चेक कर लेना है। जैसे इसमें एरो ये 90 डिग्री मूव हो गया, नीचे आ गया, तो इसमें ये एरो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लॉकवाइज मूव हो रहा है 90 डिग्री, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसमें तो वैसे ही गलत हो गया। ऐसे ही हमको अगली आकृति देख लेंगे, ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री मूव हो रही किधर, एंटी क्लॉकवाइज, तो
हमारी ये आकृति एंटी क्लॉकवाइज मूव होगी 90 डिग्री, तो इस तरह की आकृति आ जाएगी। स्टार स्टार की जगह सेम आ रहा है तो स्टार स्टार सेम आ गया। ये त्रिभुज है, ये डार्क हो गया तो ये वाइट है तो ये भी डार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन करें। तो वो असंगत आकृति हो जाएगा या वो असंगत हो जाएगा कौन सा शब्द? अपारदर्शी, क्योंकि साफ, पारदर्शी और पारभासी ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ये एक तरफ से दूसरी तरफ देखने के लिए आता है कि साफ, पारदर्शी। पारभासी का मतलब भी होता है पारदर्शी का ये पर्यायवाची, लेकिन अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करके पैटर्न पूर्ण करेगी? तो पैटर्न पूर्ण करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये सर्किल पूर्ण करनी चाहिए, एक ऐसे ही डंडा आना चाहिए। तो ये सर्किल पूर्ण हो रहा है, इधर भी ये डंडा आ रहा है, ये डंडा आ रहा है, और ये इस टाइप से भी आना चाहिए कि ये डंडा यूं। लेकिन ये विकर्ण के टच नहीं होगा, ये हाफ पे रहेगा, क्योंकि ये हाफ पे, ये हाफ पे, ये हाफ पे, तो यहाँ हाफ पे होगा, लेकिन ये डंडा विकर्ण को टच हो रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये रीजनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम मैथ वाले सेक्शन की बात करते हैं। मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 16.8 वर्ष है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 17.6 वर्ष है। तो मतलब कक्षा में विद्यार्थी लड़के और लड़कियों को टोटल तो आयु का औसत दे रहेगा 16.8 वर्ष, और कक्षा में लड़कों का औसत आयु 17.6 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या के मध्य क्या अनुपात होगा? तो सीधा सा है कि इसमें अनुपात निकालना है। 2 दिया हुआ है, एक कॉमन में दिया हुआ है, तो इसको हम एलिगेशन मेथड से भी करते हैं या फिर हम इसको सीधा सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1:2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। वो इस प्रकार आएगा कि मानो लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? जो सबका औसत है कक्षा का विद्यार्थी लड़का और लड़कियों टोटल मिला के वो 16.8 है, तो 16.8 इंटू एक्स प्लस वाई कर देंगे तो वो टोटल क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी उनकी आयु आ जाएगी टोटल, बराबर कितना हो जाएगा? जो हमको औसत वो 17.6 हमको दिया है किनकी? लड़कों की। तो लड़कों की हमने x माना है तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लड़कों की टोटल औसत आ जाएगी। ऐसे ही लड़की के एवरेज दिया 16.4 और संख्या हमने y मान ली तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो लड़कियों की भी टोटल आयु आ जाएगी। तो दोनों लड़कों की टोटल आयु को ऐड करके जो इक्वल आ जाएगा टोटल जो एवरेज दिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस वाई से। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो ये 16.8x प्लस 16.8y इक्वल टू 17.6x प्लस 16.4y। अब x और y को एक जगह करके जो आएगा लास्ट में वो आ जाएगा 0.8x बराबर 0.y, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये आ जाएगा x/y बराबर 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित राशि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1996.80 है तथा उसी धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर उसी समय अवधि का साधारण ब्याज 1920 है। उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली उसी ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो हमको साधारण ब्याज दिया हुआ है 2 वर्ष का और हमको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ है। समय 2 वर्ष है, दर भी सेम है, तो हमको 3 वर्ष का निकालना है। तो 3 वर्ष का जो मिश्रधन होगा टोटल वो हो जाएगा 15,116.54। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, वो देख लेते हैं। वो इस प्रकार हो जाएगा कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PR² 10,000। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR² 10,000। तो PR² 10,000 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1996.80 माइनस साधारण ब्याज 1920 बराबर PR² 10,000। PR² बराबर आ जाएगा 7,68,000। तो ये समीकरण फर्स्ट होगी। पुनः 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2PR/100। अब जो साधारण ब्याज हमको क्या दिया हुआ है 1920, तो 1920 बराबर 2PR/100, 1920 में से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा कितना 1,92,000 बराबर 2PR। तो PR बराबर बन जाएगा 1,92,000 में 2 को भाग देंगे तो 96,000। अब यहाँ PR² की वैल्यू दी हुई है कितनी हमको 7,68,000 और यहाँ हमको PR की वैल्यू दी है
तो पी आर स्क्वायर में हम पी आर का भाग देंगे तो आर बचेगा, तो दर निकल के इस प्रकार आ जाएगी। तो हम आगे देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7,68,000 में 96,000 का भाग देंगे तो 8% आ जाएगी। तो 8% दर आ गई। और समीकरण एक से पी जो हमारा जो पी आर स्क्वायर बराबर क्या है 7,68,000, तो आर की वैल्यू 8 आ गई, तो पी बराबर हो जाएगा 7,68,000 अपॉन आर स्क्वायर, तो 8 × 8, तो पी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12,000 रुपये। अब हमको 3 वर्ष के लिए मिश्र धन निकालना है, तो वो ही चक्रवर्ती ब्याज। तो मिश्र धन बराबर होता है चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला P × 1 + R/100⁻t। समय हमको दिया है 3 वर्ष, R हमने निकाल लिया 8% और P हमने निकाली 12,000। कैलकुलेट करेंगे वैल्यू पुट करके, तो इसके जो कैलकुलेशन आ जाएगी वो आ जाएगी लास्ट में 15,116.54 रुपये। 3 वर्ष में मिश्र धन हो जाएगा 15,116.54 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3, एक हॉल 14 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो हॉल का आयतन कितना होगा? तो हॉल का आयतन हो जाएगा 948.64 मीटर क्यूब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, वो देख लेते हैं। हमको क्वेश्चन में दिया है कि जो हॉल के फर्श और छत का क्षेत्रफल है वो बराबर है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो छत का क्षेत्रफल मतलब फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ऐसे ही छत का हो जाता है तो 2 हो जाएगा, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2h × L+B। ये फॉर्मूला होता ही है 4 दीवारों का, ये इक्वल हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। लंबाई और चौड़ाई हमको दी हुई है 14 × 11, तो 14 × 11 क्यों यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो 14 × 11 बराबर h, 14 + 11 जो L+B है लंबाई और चौड़ाई, तो एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी 14 × 11/25। इसको हम काटते नहीं क्योंकि ये हमारे आयतन में ऐसे कैसे काम आ जाएगी। हॉल का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो L × B × S। तो L कितना है 14, चौड़ाई कितनी है 11, H हमने निकाला 14 × 11/25। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के लास्ट में आ जाएगा 948.64 घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं। उसने 30% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 245 सेब शेष हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब है? तो ये कितना सिंपल सवाल है कि 30% बेच दिए तो अब उसके पास कितने बचे होंगे, 70% बचे होंगे। और वैसे उसके पास कितने बचे हैं 245, तो 70% किसके बराबर हो जाएगा 245 के। अब 1% किसके बराबर हो जाएगा 70 का भाग दे देंगे और 100% निकालना है वो, क्योंकि उसके कुल कितने सेब थे उसके पास प्रारंभ में, तो × 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 35 और 10 से 0 लग जाएगा तो 350 थे आरंभ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 350। क्वेश्चन नंबर 5, 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है तो उस संख्या के अंकों के योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा? तो वो होगा 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6। वो कैसे, वो देख लेते हैं। हमको जैसे हमने मान लेते हैं वो संख्या है 10x + y। अब अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या क्या बन जाएगी, x की जगह y, y की जगह x, तो 10y + x। तो प्रश्न अनुसार क्या हमको दिया हुआ है कि जो संख्या है और संख्या का अंकों का आपस में बदलने पर उन दोनों का डिफरेंस वो 54 है। तो 10x + y - 10y + x अर्थात -10y - x बराबर 54। कैलकुलेट करेंगे तो x - y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। अब हम पुनः क्या दिया हुआ है हमको, पुनः हमें सवाल में दिया हुआ है कि संख्यों का अनुपात 1/3 है तो y अनुपात x बराबर हो जाएगा 1/3 अर्थात x बराबर 3y। अब x बराबर 3y हो गया तो हम x की जगह 3y रख सकते हैं, तो x - y बराबर 6 है ना, तो 3y - y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 3, तो y बराबर 3 आ गया। और x - y बराबर 6 तो y की 3 आ गया, तो x - 3 बराबर 6 और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9। अब हमको क्या दिया है कि अभिष्ट अंतर निकालना है। तो अंतर कैसे निकलेगा कि दोनों संख्याओं का योग क्या हो गया 9 + 3 और संख्या आपस में माइनस और दोनों संख्याओं का आपस में अंतर तो 9 - 3, तो ये दोनों का योग हो गया 12 और आपस में माइनस कितना हो गया 9 - 3 6, तो इन दोनों का अंतर निकालना था, तो 12 - 6 बराबर 6 जैसे क्वेश्चन दिया होता है। तो उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा, योगफल और संख्या के अंतर का अंतर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6,
एक परिवार में प्रति माह 20 केजी चावल की खपत होती है। चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि होने पर परिवार में चावल की खपत में इतनी कमी की जाती है कि चावल पर होने वाले खर्च में केवल 8% की वृद्धि होती है। चावल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति माह चावल की नई खपत कितनी है? वो होगी 16 केजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो कैसे, वो देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि प्रति केजी चावल का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये है, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? क्योंकि 35% इंक्रीज हो रहा है, तो 135 रुपये प्रति केजी। आरंभिक व्यय 2000 रुपये है, तो नया व्यय कितना हो जाएगा? क्योंकि नया व्यय था वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो नया खर्च था वो 8% की वृद्धि हो रहा था, क्योंकि उसने इतने खपत में कमी कर ली थी, तो चावल में होने वाले खर्च में केवल 8% की वृद्धि होती है। तो आरंभिक व्यय तो 2000 था, तो नया व्यय कितना हो जाएगा? क्योंकि 8% ही वृद्धि हो रही थी खपत, तो 2000 इंटू 108/100, तो यह जाएगा 2160 रुपये। अब चावल की कुल खपत क्या है कि चावल की पहले खपत कितनी हो जाएगी? क्योंकि पहले कितने 135 रुपये प्रति केजी था नया मूल्य, हमने निकाल रहा है, और नया जो व्यय था वो 2160 है, तो 2160 में 135 से भाग दे देंगे तो 16 केजी, तो 16 केजी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में उसकी जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव की जनसंख्या 14,520 थी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो हमको दिया है कि 14,500 थी लास्ट में। अब हमको इसको है ना, जनसंख्या पहले 10% की वृद्धि हुई थी, तो हम इसको दूसरे वर्ष में जनसंख्या में 12% की कमी हुई थी, तो कमी हुई थी, तो हम इसको इंक्रीज कर देते हैं। तो इंक्रीज करेंगे तो यह आ जाएगा 100/88 इंटू 10% के, फिर प्रथम वर्ष में 10% वृद्धि हुई थी, तो इसको कम करेंगे तो ये आ जाएगा 100/110। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 15,000 जो स्टार्टिंग में थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। वो कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि माने पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या पी है, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? पी 1 + r/100, फिर 1 + r2/100। अब जो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या थी वो कितनी थी? 14,520 बराबर पी 1 प्लस स्टार्ट में 10 की वृद्धि हो रही है 10/100, फिर 12 की कमी रहती है 1 - 12/100, तो 14,520 बराबर पी। अब ये 10 से 0 से 0, तो 10 इंटू 1, 10 से 1 10 प्लस 1 11/10, और इधर हो जाएगा 88/100, क्योंकि 100 - 12 88/100। अब देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि या तो आप इस 0 से 0 कैंसिल नहीं करते तो 110/100 आ जाता, और फिर पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 14,520 इंटू कितना हो जाएगा? 100/110 इंटू 100/88, तो या फिर पी 0 से 0 कैंसिल हो गया तो पी इंटू 11/10 इंटू ये 4 से कट गया तो कितने बार कट गया? 22 बार, और ये नीचे 25 बार, तो 22/25, तो पी बराबर हो जाएगा कितना? 14,520 इंटू 10 इंटू 25/11 इंटू 22, कैलकुलेट करेंगे तो ये वही 15,000 आ जाएगा। या फिर आप सीधा फंडा होता है कि लास्ट की हमको दी हुई है 14,520 हो गया, तो हमको रिवर्स में चलेंगे, तो रिवर्स में पहले दूसरे वर्ष में 12% कमी हुई थी तो उसको हम प्रॉफिट करा देंगे, तो 100/88 कर देंगे, फिर 10% की वृद्धि हुई थी तो उसको हम लॉस में कर देंगे। तो ये प्रॉफिट लॉस और ये जनसंख्या वृद्धि, हानि या हार्स, तो ये सब कॉमन होता है, या प्रतिशत, ये सब सेम होता है। इनको आप हल्का सा सब में कॉमन वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बस हल्का सा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, फिर आप ऑटोमेटिक तुरंत जल्दी जल्दी सॉल्व करने लग जाओगे। इसलिए बोलते हैं मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको ऑटोमेटिक आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिक आप जल्दी से सॉल्व करने लग जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, राम ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 1476 में बेचा। यदि उसने कोई छूट न दी होती तो उसे 24% का लाभ प्राप्त होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? दशमलव के 2 स्थानों तक सही, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 1487.90 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो कैसे, वो देख लेते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है कि 1476 है। जब वस्तु के अंकित मूल्य 20% छूट देने के बाद उसे 1476 में बेचा, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 1476 इंटू 100 अपन प्रॉफिट करा देंगे और 80, तो हमारा अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। तो अंकित मूल्य निकल के आ गया कितना? 1845 रुपये। और दूसरी स्थिति में हमारे क्या है कि ये विक्रय मूल्य हुआ, अगर अंकित मूल्य पर बेचा होता तो लाभ होता 24% का, तो क्रय मूल्य कितना होता? तो 18,1845 इंटू 24% का लाभ होता, तो इसको हम हानि कर देंगे तो 100/124, तो ये आ जाएगा 1487.9 रुपये। तो 1487.9 रुपये होते, और इसको हम अंकित मूल्य अर्थात 1845 से बेचते तो हमको ये
24% का प्रॉफिट होता। क्वेश्चन नंबर 9, राधा ने एक घड़ी 12.5% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 50 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे लाभ 15% हुआ होता। घड़ी का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसको इस प्रकार से भी करते हैं कि जो 12.5% है और 15% का लाभ हुआ होता अगर वो 50 अधिक बेचता, तो अधिक कितना हो गया परसेंट में, तो 2.5% अधिक। 2.5% किसके बराबर हो गया, 50 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 50 अपॉन 2.5। पॉइंट हट जाएगा, जीरो लग जाएगा। अब 25 का भाग देंगे इसमें 500 में, तो ये कितनी बार जाएगा, 20 बार। इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2000। तो ये हमारा क्रय मूल्य होगा। लेकिन हमसे पूछा आरंभिक विक्रय मूल्य, जो 12.5% का लाभ कमाता है। तो 12.5% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 112.5 अपॉन 100। जीरो से 2 जीरो कट गई। 112.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 225 आ जाएगा, और ये जीरो है, एक जीरो लग जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2250 आरंभिक विक्रय, 2250 आरंभिक विक्रय मूल्य। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, 15 माइनस 12.5% इक्वल टू 2.5%। 2.5% 50 रुपये के बराबर। 100% के लिए 50 अपॉन 2.5 इंटू 100, ये 2000 रुपये आ गया। ये क्रय मूल्य है। अब हमको आरंभिक विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12.5% प्रॉफिट हो रहा है, तो 2000 इंटू 112.5 अपॉन 100, तो ये जाएगा 2250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रम से 5:3 है। यदि पार्क की परिसीमा के समांतर 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति उसका एक चक्कर 10 मिनट में पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा 58,553.75 मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो कैसे, वो देख लेते हैं। आयताकार पार्क के परिसीमित बराबर हो जाएगा पार्क का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय। अब उसने क्या किया है, उसने कितने किलोमीटर पर आवर से वो दौड़ा है, वो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला है। एक चक्कर में 10 मिनट का टाइम लिया है, तो 6 किलोमीटर पर आवर को हम किस में बदल लेते हैं, मीटर में। तो इसको हम किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 6 इंटू 1000 अपॉन 60 पर आवर है, तो इसको हम कर देंगे 1060। 1000 अपॉन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को, इंटू 10 मिनट चलता है, तो 1 मिनट में कितना चलता है वो, तो उसे 10 मिनट में टोटल चलेगा इंटू 10, तो ये आ जाएगा कितना, 1000 मीटर। अर्थात उसने जो दूरी तय की वो पार्क की परिसीमित है, वो 1000 मीटर चाहिए। अब हमको दिया कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 5:3 का, और उसका हम क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना L प्लस भी होता है। तो 2 मान लेते हैं कि लंबाई 5x है, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है 5:3, तो 5x है, और चौड़ाई 3x हो गया। तो 2 गुना 5x प्लस 3x बराबर 1000 की इक्वल आना चाहिए। कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 62.5, अर्थात 62.5 पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फिर क्षेत्रफल होता है L गुना B, अर्थात 5x इंटू 3x। 5x इंटू 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 या 15 x स्क्वायर। तो 15 इंटू एक्स की वैल्यू 62.5 है, तो 62.5 इंटू 62.5 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 58,593.75 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है तथा बी एक कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो वो अकेला कर लेगा 10 दिनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। वो इस प्रकार हो जाएगा कि बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है, तो बी द्वारा लिया गया समय 13 दिन है, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, क्योंकि वो 30% अधिक कार्यकुशल है, तो जो वो 13 दिन में करता है, तो उसका हम वही लॉस कर देंगे, 100/130 कर देंगे, तो ये 0 0 13 से 13 तो 10 दिन में। तो ए 10 दिन में कार्य करता है, तो बी कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाता तो हम कर देंगे 130/100, तो आ जाता 13 दिन। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी और सी अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत होते हैं। ए पहले माह के बिल के लिए 400 का भुगतान करता है, बी दूसरे माह के बिल के लिए 560 का भुगतान करता है तथा सी तीसरे माह के लिए 840 का भुगतान करता है। खाते के समायोजन के लिए बी को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, तो बी को करना होगा 40 रुपये का धनराशि का भुगतान करना होगा खाते के समायोजन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, वो इस प्रकार हो जाएगा कि कुल भुगतान कितना हो गया, 400 प्लस 560 प्लस 840, तो टोटल हो गया 1800 रुपये। अब ए बी और सी के भुगतान का अनुपात हमको दिया है 3:5:7, अनुपातों का योग कितना होगा 15। तो ए द्वारा वांछित भुगतान कितना होगा, तो 3/15 इंटू 1800, मतलब 360 रुपये एक को करना था।
और बी द्वारा वांछित भुगतान था 5/15 इंटू 1800, तो यह आएगा 600 रुपये। अतः बी द्वारा ए को दी गई धनराशि कितनी हो गई? 600 माइनस 560, क्योंकि 560 तो उसने भुगतान किया था, तो 560, तो 40 रुपये उसको भुगतान करना है ए को, क्योंकि ए ने 400 भुगतान किया है और 360 रुपये भुगतान 360 का था और उसने कर दिया 400 का, तो 40 एक्स्ट्रा, तो 40 रुपये कौन देगा? बी देगा ए को। क्वेश्चन नंबर 13, दो स्थानों ए और बी के मध्य दूरी 190 किलोमीटर है। एक बस स्थान ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है और स्थान बी की ओर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दूसरी बस स्थान बी से सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है और ए की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी? तो दोनों मिलेगी सुबह 8:40 पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे, वो देख लेते हैं। स्थान ए से चलने वाली बस द्वारा 1 घंटे यानी 7 बजे तक तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। शेष दूरी कितनी बची? क्योंकि 190 माइनस 40 घटा देंगे, टोटल दूरी 190 तो 150 किलोमीटर। और सापेक्ष चाल वो 40 किलोमीटर चल रहा है, इधर से वो 50 से आए, तो सापेक्ष चाल टोटल होगी 90 किलोमीटर पर घंटा। तो मिलने में लगा समय तो 150/90, क्योंकि शेष दूरी 150 किलोमीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर 1 घंटे चल के वो 7 बजे तक, वो भी 7 बजे हो जाएगी, वो भी 7 बजे, 7 बजे दोनों चलेंगे, तो दोनों सापेक्ष चाल इधर से 40 इधर 50, तो दोनों की ऐड हो जाएगी चाल 90 किलोमीटर। अब दूरी कितनी? 7 बजे तक इसने चल ली थी 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर कम हो गई, तो मतलब वो बचे 150 किलोमीटर, तो 150/90 तो 5/3 घंटे। अर्थात इसको हम करेंगे सॉल्व, तो 1 घंटा और 2/3 इंटू 60 मिनट, तो ये हो गया 1 घंटा 40 मिनट। तो अभी समय हो गया कि 1 घंटा 7 बजे प्लस 1 घंटे 40 मिनट ऐड कर देंगे तो 8 घंटे 40 मिनट ये सुबह के टाइम मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 1/4 ऑफ 1 सही 1/2 डिवाइड 3 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/2 ऑफ 1 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/2 डिवाइड 2 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7/9। इनको हम बड़ा मास के नियम से करते हैं। पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और फिर हम भाग मल्टीप्लाई माइनस प्लस करके चलते हैं। और सबसे पहले हमको कोष्टक सॉल्व करने हैं और कोष्टक में फिर हम इसमें मिश्र धन को सरल भिन्न में बदलना है। तो देखते हैं कि इस टाइप की कैलकुलेशन हो जाएगी जैसा आपको चित्र में दिया हुआ है कि 1/4 इंटू 3/8 ये जो हमारी मिश्र भिन्न थी सिंपल भिन्न में तोड़ के नहीं, और ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे तो इसका जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी 7/9 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, 3 पक्षी जंगल की परिधि के समांतर उड़ रहे हैं। वे एक चक्कर क्रम से 27 मिनट 45 मिनट और 60 मिनट में पूरा करते हैं। 3 पक्षी, एक पक्षी 27 मिनट में, एक 45 मिनट में, एक 60 मिनट में। यदि वे एक साथ उड़ना आरंभ करते हैं तो कितने समय के बाद वे आरंभिक स्थिति में दोबारा मिलेंगे? तो वो मिलेंगे 540 मिनट के बाद, क्योंकि हमको मिनटों में पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, वो देख लेते हैं। वो इस प्रकार हो जाएगा कि 27, 45 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वही उनका बीच समय होगा दोबारा मिलने का। ऐसे सवालों का यही ट्रिक होती है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3 से भाग देंगे तो 9/15 और फिर 3 से चल जाएगा 3 5 20, फिर 5 से देंगे 3 1 4, तो 3 3 5 3 4, तो 3 इंटू 3 इंटू ये और 3 इंटू 4 इंटू 5, ये आ जाएगा 540। तो अभी समय हो जाएगा 540 मिनट। ये हमारा मैथ वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम कंप्यूटर वाले सेक्शन की बात करते हैं। कंप्यूटर के 10 सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, MS वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहले से डॉक्यूमेंट खोलने के लिए जो हम ओपन करते हैं, मौजूदा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा कि मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M का यूज करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मौजूदा डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हम 3 तरीके से खोल सकते हैं। एक ऑफिस बटन पे जाएंगे, फिर ओपन करके खोल सकते हैं। एक हम मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट में Ctrl+O का ये शॉर्ट की होती है, या फिर हम ओपन पर क्लिक करने के बाद खुली विंडो से फाइल पर डबल क्लिक करके भी हम मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। तो इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है? तो MS एक्सेल में नाउ फंक्शन है, वो एक्सेल में नाउ फंक्शन का सूत्र है जो वर्तमान दिनांक और समय को प्रदर्शित करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब भी कार्य पुस्तिका खोली जाती है तो या कोई परिवर्तन किया जाता है तो यह स्वचालित रूप से नया हो जाता है और इसे F9 दबाकर मैन्युअली रिफ्रेश भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3,
MS एक्सेल में एक सेल से डाटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो डाटा कट करने के लिए किया जाता है Ctrl+X। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जो ऑप्शन नंबर 2 है Ctrl+Z, उसका उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट में दिए गए किसी भी बदलाव को पूर्ववत करता है। मतलब कोई भी जैसे अपन चेंज कर दे उसको पहले जैसा करने के लिए Ctrl+Z का मतलब अनडू के लिए, और रीडू के लिए क्या करते हैं Ctrl+Y का प्रयोग। और Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है किसी कोई सेल हाईलाइट किया जाता है तो उसकी सामग्री को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है। मतलब Ctrl+C से कॉपी के लिए और Ctrl+V से क्लिपबोर्ड में कुछ जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट करने के लिए, या फिर जो कट किया गया है उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो वो प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और प्रिंट प्रीव्यू कहाँ मिलता है हमको? ये हमको MS वर्ड में रिबन में फाइल टाइप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है? तो किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? शेडिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है फॉन्ट स्टाइलिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फॉन्ट स्टाइल। इटैलिक फॉन्ट की एक शैली है जो अक्षरों को समान रूप से दाईं ओर तिरछा करती है। चयनित टेक्स्ट पर इटैलिक बनाने के लिए या इटैलिक में टेक्स्ट लिखना शुरू करने के लिए शॉर्टकट जो कुंजी होते हैं वो होते हैं Ctrl+I। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? तो यह संचार सेवा से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों के बीच संदेशों के आदान प्रदान की एक विधि है। यह कार्य स्थल में उपलब्ध कई संचार तकनीकों में से एक है। इसे एक प्रोग्राम के रूप में डिजाइन किया गया था जिसका उपयोग कंप्यूटर के भीतर संग्रहित संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? तो एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है नेम बॉक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नेम बॉक्स। एक्सेल में नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के सीधे बाईं ओर एक इनपुट बॉक्स को संदर्भित करता है। नाम बॉक्स सामान्य रूप से कार्यपत्रक पर सक्रिय सेल का पता प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड BCC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो BCC का फुल फॉर्म होते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक होता है CC, उसका नाम होता है कार्बन कॉपी। जो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका उपयोग मुख्य रूप से कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की कार्बन कॉपी भेजने के लिए किया जाता है। प्राप्तकर्ता को टू या CC फील्ड में पता नहीं चलेगा कि एक प्रति इन पतों पर भेजी गई है, तो इसलिए BCC का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? तो वो करता है URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक विशिष्ट पहचान करता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हुए। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 8 दिसंबर का जो आफ्टरनून वाले शिफ्ट का पेपर था उसका सॉल्यूशन है। जल्दी आपको इवनिंग वाले शिफ्ट का सॉल्यूशन लाएंगे। और आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड नहीं मिल पा रही क्योंकि मेरी थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो गई है। आवाज़ आपको थोड़ा फील भी हो रही होगी। आवाज़ से प्रॉब्लम की वजह से मैं बोल नहीं पाता, इस वजह से इतना टाइम लग जाता है। लेकिन आपने इतना प्यार दिया, इतने कमेंट किए कि सर वीडियो नहीं आ रही है, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाया और जैसी भी आवाज़ है उसी में रिकॉर्ड ये वीडियो कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जिससे मैं मोटिवेट होकर जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी से प्रोवाइड करवा सकूं। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि चैनल पर जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही चैनल पर काम करने में मोटिवेशन मिलती है। और आप ऐसे वीडियो को और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।